स्वागत है आपका राजीव रंजन जी, एक बार फिर नई परख के मंच पर। आज हम लोग जिस क्षण यहाँ बैठे हुए आपस में चर्चा कर रहे हैं, उसके एक दिन पहले मंगलवार को हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में पौने 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन स्वाहा हो चुका है। इस वक्त हालत यह है कि डॉलर की कीमत, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 90.98 पे पहुंच चुकी है, यानी वो 91 रुपए होने ही वाला है। डॉलर की कमजोरी का लाभ उठाने में हमारी करेंसी पूरी तरीके से नाकाम रही है, और चूंकि स्टॉक में लोगों का यकीन घट गया है, उसी के नतीजे के तौर पर सोने और चांदी के दाम जो पहले से ही उछल रहे थे, वो बहुत ऊपर जा चुके हैं। सोना 1.5 लाख पर पहुंच चुका है, और चांदी अभी मेरे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 3,23,000 पे है। और ये 3,23,000 में बड़ा हिस्सा जो है लगभग एक ही दिन के अंदर उसने गेन किया है। ये हालत है। हमारे फाइनेंशियल मार्केट की तो दुर्गत हुई पड़ी हुई है, और वो ट्रम्प साहब के कारण हो रहा है। ट्रम्प साहब ने कह दिया है कि ग्रीनलैंड तो लेके मानेंगे, और ग्रीनलैंड लेने के लिए पूरी तैयार, बिल्कुल ग्रीनलैंड वो लेने ही वाले हैं। और यूरोप चूंकि ग्रीनलैंड लेने से नाराज है, ग्रीनलैंड पे कब्जे से नाराज है, इसलिए उन्होंने यूरोप को धमकी दी है कि जिसने भी हमारे काम में अड़ंगा लगाया उसके ऊपर हम और टैरिफ ठोक देंगे। तो इसकी वजह से सारी दुनिया में ही स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर असर पड़ा है। लेकिन भारत में जो हो रहा है वो क्या है, उसको हम लोग किस तरीके से देखें, क्योंकि ये प्रवृत्ति जो स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त दिखाई पड़ी है, ये तकरीबन पूरे साल ही प्रवृत्ति रही है। ये पूरे साल लोगों की आमदनियां जो एक जमाने में हुआ करती थी, वो आमदनियां तो वैसी नहीं रही। तो आप इसके ऊपर अपनी विशेषज्ञ निगाह डालें कुछ इस तरीके से, जिससे हमारे दर्शक ठीक से उस तकनीकी पहलुओं को भी समझ सकें और उसके जो लोकप्रिय पहलू हैं वो भी सामने आ सकें। राजीव। धन्यवाद सर, मुझे बुलाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे हम्म। और मौका देने के लिए कि मैं अपने विचार रख सकूं। आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है। एक ही सवाल में आपने कई आयाम, कई पहलुओं को जोड़ दिया है। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, क्योंकि आपने बताया कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें बहुत ज्यादा निवेशकों का नुकसान हो रहा है, और पिछले साल भी स्टॉक मार्केट बहुत मंदा रहा। जी हाँ, एकदम सही बात है। जितनी भी बड़ी कंट्रीज विश्व में है, उसमें पिछले साल 2025 में सबसे बुरा परफॉर्मेंस इंडियन स्टॉक मार्केट का रहा। और इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि 50% का जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने हमारे ऊपर, यानी हमारे देश के ऊपर में, उसने काफी बड़ा नुकसान किया है। विश्व में सिर्फ दो ही मुल्क हैं, एक भारत, दूसरा ब्राजील, जिसपे 50% का टैरिफ लगा है। तो इसके कारण इंडिया ऑलरेडी जो है ये एक कह लीजिए कि एक्सपोर्ट के मामले में पिछड़ा हुआ राष्ट्र था, और हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, ट्रेड डेफिसिट का अर्थ ये हुआ कि हम आयात ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट के बनिस्पत। ओके, तो ये हमने देखा है कि जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था और जिस कंट्री में हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, मेरा अर्थ है अमेरिका से, यूएसए से, उसी ने हमारे ऊपर में टैरिफ लगा दिया। तो जो हम एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम कर रहे थे, और हमारे लिए जो है जगह कम हो गई। तो एक ये नजरिया दिखा कि भाई इंडिया तो एक्सपोर्ट ज्यादा कर नहीं पाएगा। सारे एसेट्स एक दूसरे से कोरिलेटेड रहते हैं। कैसे रहते हैं मैं आपको समझाता हूं। यदि आप, संक्षेप में समझाता हूं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, आप लोग को यदि विस्तार से समझना है तो आप मेरे चैनल करंट अनप्लग्ड बाय राजीव में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चूंकि मैंने ट्रेड डेफिसिट से किया। जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट कम करती है, इंपोर्ट ज्यादा करती है, तो ट्रेड डेफिसिट बनता है। जब भी ट्रेड डेफिसिट बनता है तो आपकी करेंसी पे प्रेशर आता है। जब आपकी करेंसी पे प्रेशर आता है, प्रेशर आने का अर्थ है कि करेंसी वीक होती है। जब करेंसी वीक होती है तो आपकी कंट्री में, आपके देश में जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, वो तो डॉलर में लगा रहे हैं या पाउंड में लगा रहे हैं। तो यदि आपकी करेंसी वीक हो रही है, तो जब वो अपना माल यानी स्टॉक इंडिया में बेचते हैं और वापस पैसा लेके जाना चाहते हैं अपनी कंट्री में, तो वो कम पाउंड, कम डॉलर, कम येन, कम स्विस फ्रैंक उनको मिलता है, क्योंकि ये करेंसी जो माल बेच रहे हैं वो वापस कन्वर्ट होगा उनकी देश की करेंसी में।
और यदि रुपया जो है वो कमजोर हो जाएगा उनकी करेंसी के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है कि उनको नुकसान होना ही होना है। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो छोड़ छोड़ के भारत को भाग रहे। पिछला साल शुरू होने के पहले, जहां तक मुझे याद आ रहा, अक्टूबर नवंबर 2024 में विदेशी निवेशक जो थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनकी भागीदारी इंडियन स्टॉक मार्केट के टोटल वैल्यूएशन का 21% थी, 21%। तो यानी 100 रुपए के यदि टोटल इंडियन मार्केट के स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है मान लीजिए 100 रुपए है, तो 100 रुपए में 21 रुपए जो थे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास थे। अब वो घट के जो है 15.5 के पास में आ गया है, 15.5 16 के बीच में है। तो ये विगत कई वर्षों में सबसे निचले स्तर पे हम लोग आ गए। और इसका रीजन ये है कि विदेशी निवेशक बहुत ही चिंतित है जिस हिसाब से इंडिया की करेंसी गिर रही है। इंडिया की करेंसी गिरने के मैंने आपको रीजन बताए। पहला टैरिफ, दूसरा दिख रहा है कि इंडिया जो है उसका एक्सपोर्ट कम होगा और इंडिया इंपोर्ट तो करता ही रहेगा, क्योंकि 140 करोड़ की यहां जनसंख्या है। इंडिया में क्रूड होता नहीं है, हम अपने क्रूड का सिर्फ 12 से 13% प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सारा तेल जो है कच्चा तेल हम फॉरेन से आयात करते हैं। गोल्ड इंडिया में होता नहीं, और यहाँ की कोई शादी बिना गोल्ड दिए हुए संपन्न नहीं होती। इंडिया में सिल्वर होता नहीं है। इंडिया कॉपर में डेफिसिट है, कॉपर के मामले में हम लोग का काफी ज्यादा, मतलब कह लीजिए कि भंडार कम है। इंडिया के अंदर में जो सिर्फ होता है खनिज पदार्थ वो है आयरन ओर, और दूसरा है कुछ हद तक अल्युमिनियम। इसके अलावा बीच में पूछ रहा हूं, अब दर्शकों के उपयोग के लिए समझ पाए, ये कोलार गोल्ड फील्ड वगैरह ये सब जो थे, इनमें क्या सोना नहीं होता है? क्या हुआ इनका? सर देखिए, ये बहुत सारी चीज तो मिथ है। अच्छा अच्छा, कोलार वोलार जो है ये फिल्मी मामला है, 70s 80s, हाँ मतलब वो पिक्चरों कहानियों तक अच्छी बात है, 70-80 तक सब निकल चुका है। अच्छा, पर 70-80 में जो निकला है वो सोना अभी थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात। इंडिया का मैं अपने प्यारे नए परख के दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं कि भारत में हर साल जो है वो 700 टन सोना जो है करीबन कंज्यूम होता है। 700 टन सोना जो है हर साल हमें जरूरत है। पूरे विश्व में सोना जो है 4000 टन जो है खुदाई से निकलता है, और 500 टन सोना जो है वो रिसाइकिल, यानी पुरानी गहने गला के और ये करके जो करते हैं वो है। तो लगभग 4500 टन सोने के कंजम्पशन में 700-750 टन सिर्फ भारत में होता है, यानी 7×5=35, 7×6=42, लगभग 1/6, यानी 16% विश्व का जो सोने का कंजम्पशन है, गोल्ड का जो कंजम्पशन है 16 से 20%, वो भारत में होता है। और भारत में इसके मुकाबले कुछ सोना ही नहीं होता है, ना के बराबर है सोना। हम सारा सोना बाहर से आयात करते हैं। स्विट्जरलैंड की रिफाइनरीज जो है वो वहां से यहाँ सोना आता है, नीदरलैंड से आता है। सोना जो है बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उसकी खुदाई होती है, कनाडा में खुदाई होती है, रशिया में खुदाई होती है, वहां से वो यूरोप में रिफाइनरीज में जाता है, वहां से फिर सोना जो इंडिया में आता है, जिससे मतलब उसको फाइन किया जाता है, मतलब उसको काट के, और जो हमारे यहाँ सूरत और बाकी जगहों पे जो कारीगर हैं वो उसको एक फॉर्म देते हैं और फिर वापस दूसरे राष्ट्रों में जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या सोने, आज का विषय सोना नहीं है, तो मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ जो आपने पूछा। तो सोना भी विषय है, उस पर हम लोग बाद में करेंगे चर्चा। सोना भी विषय है जी, सोना चांदी विषय है, क्योंकि सोना और चांदी तो उछल रहा है लगातार ना, स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। बिल्कुल, आपके प्रश्न में ये भी एक पार्ट था, तो मैं वो भी समझाऊंगा, परंतु पहले मैं जरा इंडियन करेंसी जो वीक हो रही है और जो स्टॉक मार्केट की पिटाई हो रही है बता दीजिए इसमें। माफ कीजिए, बीच में इसलिए हो रहा था कि पूरी बात साफ। ये आमतौर पर जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो जब इंडियन करेंसी वीक होती थी तो ये लोग बहुत हंगामा करते थे और बहुत प्रदर्शन करते थे, बहुत ज्यादा करते थे, यहाँ तक कि फिल्म स्टारों वगैरह को भी उन्होंने ले लिया था। अमिताभ बच्चन भी बोलते थे, अक्षय कुमार भी बोलते थे, सब लोग बोलते थे, उसमें जूही चावला भी उसमें बोलती थी। लेकिन अब इनके जमाने में तो उससे बहुत ज्यादा इंडियन करेंसी वीक, कमजोर हो चुकी है। तो अब इनके जो अर्थशास्त्री हैं, मैं इनको दरबारी अर्थशास्त्री बोलता हूं, वो सब कह रहे हैं कि इससे भारत को फायदा है, इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जरा इस पर भी एक टिप्पणी बीच में लगा दीजिएगा आप अपनी। जी देखिए, पहली बात तो करेंसी यदि वीक होती है तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपोर्ट यानी निर्यात के मामले में फायदा होता है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 था,
ये पूरी लड़ाई थी कि किस तरीके से विभिन्न मुल्क जो थे अपनी करेंसी को वीक कर रहे थे, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट जो है ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है, ज्यादा सस्ते। तो निर्यात हो ही नहीं रहा है, तो कहां से होगा? नहीं, पर हम तो निर्यात ज्यादा करते नहीं, हम तो आयात ज्यादा करते हैं। तो जब आपकी करेंसी वीक होती है, तो मान लीजिए जो पहले 100 रुपए में आप 10 सेब खरीद रहे थे, अब वो 100 रुपए की वैल्यू जो है वो घट के 120 रुपए हो गई, तो आप 10 सेब तो आपको नहीं मिलेगा, आपको 8 ही सेब मिलेंगे। तो आयात जब क्या होता है, जब यदि आप इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं, आप आयात ज्यादा करते हैं, ऐसी स्थिति में जब आपकी कंट्री की करेंसी वीक होती है, तो वो इस देश के मध्यम और गरीब तबकों की, आप कह लीजिए कि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को हिला देती है, तोड़ देती है। कारण ये है कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग ये कंज्यूम करता है, कंजम्पशन करता है, ठीक है। उच्च वर्ग जो है उनकी फैक्ट्रीज है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब अदानी अंबानी जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको गिरते हुए रुपये का फायदा मिल सकता है, परंतु आपको, मेरे को, राजीव रंजन सिंह, अभय दुबे को नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि हम पेट्रोल खरीदते हैं। अब पहले जो 100 रुपए जितना पेट्रोल खरीद सकता था, अब उतने ही पेट्रोल खरीदने के लिए देश को 120 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, 110 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यदि करेंसी वीक हो रही है तो ये फायदा कैसे है देश के लिए? देश के लिए तो नुकसानदायक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो करेंसी वीक हो रही है, ये वीक हो रही है उच्च तबके के जो लोग हैं उनके लिए फायदा है। निम्न और मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं, जो लोग हैं, उनके लिए कतई कोई फायदा नहीं है। पहली चीज ये एकदम बेसिक मैं क्लियर कर देना चाहता हूं मेरे दर्शकों के लिए। दूसरी चीज देखिए, क्या होता है, आपका जो देश है, इंडिया जो है, हमारा आपका देश, इसमें ये कैपिटल स्कार्स देश है, इसमें कैपिटल की कमी है, पूंजी की कमी है। पूंजी आपको जो है वो बाहर से आकर्षित करके लानी पड़ती है, परंतु यदि विदेशी निवेशकों को यह दिखेगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट में डालें, चाहे वो आपके देश में कल कारखाने लगाएं, यानी एफआईआईज हो या एफडीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हो, यदि इनको यह समझ में आ गया कि हम इस देश में पैसे डाल रहे हैं परंतु इस देश की करेंसी स्टेबल नहीं है, तो वो घबरा जाएंगे, वो पैसे नहीं डालेंगे। और यही कारण है कि पिछले मेरे ख्याल से 15 वर्षों में सबसे कम एफडीआई जो है वो इस साल, यानी जो साल खत्म हुआ है उस साल, इस साल में हुआ है। जीडीपी के अनुपात में तकरीबन 0 हो गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, ना के बराबर है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 2 या 3 बिलियन, 4 बिलियन डॉलर का सिर्फ एफडीआई लास्ट ईयर हुआ है, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी निवेश 6% करीब गिर गया है, जो अभी आपने बताया 21 से। एफआईआईज जो आप बात कर रहे हो, और एफडीआई भी चला गया। एफआईआईज की जो, हाँ, एफआईआईज की जो आप बात कर रहे हो, एफआईआईज बेसिकली स्टॉक मार्केट में डालते हैं, ठीक है, पैसे, और ये शॉर्ट टर्म पैसे रहते हैं। तो इन्होंने तो पैसे निकाले हैं, 1,41,000 करोड़ के स्टॉक्स जो हैं पिछले साल में ये विदेशी निवेशकों ने बेचे हैं, और बेच के भाग गए भारत से। तो मतलब एफडीआई जो लॉन्ग टर्म कैपिटल वो तो भी थोड़ा बहुत आ रहा है, 2-4 बिलियन डॉलर एक साल में, परंतु ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल है ये तो कंप्लीटली भारत को छोड़ के भाग रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति है। इसके कारण भी करेंसी वीक हो रही है और इसके कारण भी इंडिया का स्टॉक मार्केट गिर रहा है। जी सर, तो आप क्या राय देंगे, अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहता है तो आज क्या सही समय है स्टॉक मार्केट में निवेश करने का, या उसे क्या करना चाहिए? अगर संक्षेप में आपसे एक राय पूछी जाए, हालांकि मैं कभी स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करता हूं, मैं उससे दूर रहता हूं, मैं अपने लिए नहीं, मतलब आमतौर पर लोग पूछ सकते हैं बात ये। जी देखिए, स्टॉक मार्केट में निवेश करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी एसेट क्लासेस हैं इन सब में यदि हम देखें तो स्टॉक मार्केट ने पिछले 15-20 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यदि हम 5 साल का रिटर्न देखें तो गोल्ड ने इंडियन स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिया है, सोना ने ज्यादा दिया है। परंतु यदि हम ये लॉन्ग टर्म 15-20 साल ले लें तो स्टॉक मार्केट जो है वो गोल्ड से आगे है। तो स्टॉक मार्केट में निवेश करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु मैं एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का आपको रिसर्च बताना चाहता हूं। उसके हिसाब से जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे उन्होंने रिसर्च किया था और उन्होंने कहा था कि 5,000 कंपनी से ज्यादा कंपनीज अमेरिका में लिस्टेड है, परंतु इस 5,000 कंपनीज में मात्र 4%
4% ही कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने जनता को ट्रेजरी बिल से ज्यादा रिटर्न दिया है, यानी इंटरेस्ट हमारे इंडिया में समझ ले तो एफडी के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा दिया है, सिर्फ 4% ही ऐसी कंपनीज है। तो यानी 200-250 कंपनीज जो है वो आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए, और ये उन्होंने 100 साल का डाटा लेके और फिर उन्होंने इसके ऊपर में भारत की स्थिति, ये तो अमेरिका की स्थिति हुई। ये भारत का तो स्टॉक मार्केट ही जुम्मा चुम्मा बहुत ही जवान है अभी, मतलब बहुत ही, अमेरिकन तो प्रॉड है। इंडिया का स्टॉक मार्केट निफ्टी की शुरुआत 1995 में हुई है, ठीक है, आज 2025 है, तो हमारा उतना लंबा डाटा है नहीं, हमारे पास में सिर्फ 30 साल का डाटा है, 1995 से लेकर 2025 का। इंडिया का सेंसेक्स जो है वो 1987 या 88 में शुरू हुआ था और बेस ईयर 1978 को पकड़ा गया था। तो सेंसेक्स का भी उतना पुराना कोई इतिहास नहीं है, 100 साल का ऐसा लंबा हम वो बता नहीं सकते। परंतु इंडियन स्टॉक मार्केट की यदि बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने काफी अच्छा रिटर्न्स दिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अब आपने जो मूल मुद्दा पूछा, सवाल पूछा कि निवेशकों के लिए क्या सलाह है, देखिए मैंने एक पेड वीडियो बनाया था दिसंबर में, 28 दिसंबर को। उसमें मैंने अपने चैनल पे जो पेड वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली बोला था कि 2026 जो है ये स्टॉक मार्केट के लिए काफी डिफिकल्ट साल रहने वाला है। ना केवल स्टॉक मार्केट के लिए डिफिकल्ट साल रहने वाला है, बल्कि पूंजी गायब हो जाएगी 2026 में, ऐसा मेरा मानना है। कैपिटल जो जाए वो अपनी कैपिटल बचा के रखे, अपने पैसों को बचाए, फालतू के आप कह लीजिए कि सट्टा बाजारी ना करे, फालतू के रिस्क ना ले, क्योंकि 2026 will be very very difficult year not only for stock market but for other things also। एम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ती है, मार्केट एकदम तेजी से ऊपर नीचे होता है जो लोगों को घबरा देता है, तो लोग इसलिए मार्केट से दूर भी रहते हैं। तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी 2026 में बढ़ने वाली है, टैरिफ का जो द्वंद है वो और तीव्र होने वाला है, और पूंजी जो है वो और ज्यादा विलुप्त होने वाली है, बहुत ही स्केर्स कमोडिटी बनने वाली है पूंजी। मैंने उसके अंदर में कुछ ही सेक्टर्स थे जो बताया था कि इन्हीं सेक्टर्स में मुझे थोड़ा बहुत जो है वो पोटेंशियल दिख रहा है, अन्यथा स्टॉक मार्केट एज ए होल मैं बहुत ज्यादा बेयरिश हूं मार्केट के ऊपर। जी भाई। अच्छा, अब ये जो कहा जाता है कि 10.25 लाख करोड़ एक दिन में स्वाहा हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो 10.25 लाख करोड़ गए तो किसके गए 10.25 लाख करोड़? इसका मतलब क्या हुआ? सुनने में बहुत बताता हूँ सर, हाँ। पेपर्स में टीवी में दिखाते हैं पर समझाते नहीं एक्चुअल में। भाई देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट का यदि जितने भी स्टॉक लिस्टेड है इंडिया में, इन सारे स्टॉक का जो वैल्यूएशन पकड़े, मार्केट कैप पकड़े, तो वो है 450 लाख करोड़ के आसपास में। 400 लाख करोड़ आप पकड़ लीजिए मोटा मोटी कैलकुलेशन के लिए। अब 400 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ गए तो कितना, 2% हुआ, 2% के आसपास गिरावट हुआ। तो सुनने में ऐसे बहुत बड़ा लगता है कि 10 लाख करोड़ जो है वो घट गए। अब ये घट गए तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी की जेब से दूसरे आदमी की जेब में चले गए। जो स्टॉक पहले 100 रुपए का था वो 90 रुपए का हो गया। अब उसके अगर मान लीजिए 10 शेयर लिस्टेड थे पहले, तो पूरे मार्केट में उसका शेयर की वैल्यू ही 1000 रुपए, क्योंकि 100 रुपए एक शेयर का प्राइस है, मल्टीप्लाई पे उसके 10 स्टॉक लिस्टेड है तो हो गया 1000 रुपए। और अब वो 100 रुपए से 90 रुपए हो गया तो वो घट के हो गया 900 रुपए। तो हम कहेंगे कि 100 रुपए गायब हो गए, विलुप्त हो गए, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी एक आदमी की जेब से वो 100 रुपए निकले और किसी दूसरे आदमी की जेब में गए। ये तब होता है जब मान लीजिए कि इसके लिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन समझना पड़ेगा। फ्यूचर्स का मतलब है कि यदि मान लीजिए राजीव रंजन सिंह पहले ही 10,000 शेयर्स बेच के बैठ गए हैं किसी कंपनी के, या निफ्टी के मान लीजिए 10 लॉट शॉर्ट करके बैठ गए, यानी बेच के बैठ गए, तो आपने ऊंचे दाम पे बेचा और वो नीचे आ गया, तो ये ऊंचे दाम से नीचे दाम के बीच का जो डिफरेंस है वो राजीव रंजन सिंह का फायदा होगा। तो यदि अगर हम कहें कि किसी एक आदमी के जेब से दूसरे आदमी के जेब में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये उन्हीं लोगों के जेब में ट्रांसफर हो रहा है जिन्होंने ऊंचे दाम पे चीजों को पहले बेच दिया है और नीचे के दाम पे वो वापस खरीद रहे हैं और अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। मोटा मोटी ये समझ लीजिए, पर ऐसा बहुत ज्यादा होता नहीं है। अगर मान लीजिए 10 लाख करोड़ उड़ गए हैं
तो हार्डली इसमें शॉर्ट मारने वाले लोग जो हैं वो 50,000 करोड़ 40,000 करोड़ का फायदा हुआ होगा, अगर किसी को हुआ भी होगा तो। अन्यथा बाकी 9.5 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ वैल्यू उसकी कम आ गई है, उससे किसी का फायदा नहीं है, मतलब नुकसान ही है। जिन्होंने शॉर्ट मारा है सिर्फ उनके लिए फायदा, अन्यथा किसी के लिए भी फायदा नहीं है। तो अभी ये जो सोना बहुत 1.5 लाख हो गया है सोना, यानी 10 ग्राम सोना अब 1.5 लाख रुपए उसकी कीमत हो गई है। और चांदी जो है वो बहुत तेजी के साथ उसने छलांग मारी है, अभी 1-2 दिन पहले ही वो 3,23,000 रुपए के ऊपर है। तो इसका रहस्य खोलिए जरा आप। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज कोई और आप लोगों को नहीं समझाएगा। देखिए, धरती के गर्भ में जो सोना है उस सोने से 7 गुना ज्यादा चांदी है धरती के गर्भ में। ओके, चांदी की एक खासियत है कि चांदी जो है ये धरती के गर्भ से कम निकलता है, और वो कॉपर और जिंक जो है इनके रिफाइनिंग प्रोसेस से ज्यादा निकलता है। कॉपर ओर से जब कॉपर निकाला जाता है स्मेल्टिंग प्रोसेस द्वारा, तो कचड़े के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में चांदी निकलता है। अच्छा। ऐसी जिंक भी जब निकलता है तो चांदी निकलता है। तो ये चांदी जो है ये बड़ी ही विशेष किस्म की धातु है, ये धरती के गर्भ से खोद के नहीं है। चांदी जब कॉपर को प्रोसेस किया जाता है तो उसमें जो कचरा होता है उस कचरे में चांदी होती है। जिंक को जब प्रोसेस किया जाता है उसके कचरे में होता है, उससे चांदी निकलती है। एग्जैक्टली। कॉपर और जिंक के प्रोसेसिंग से, स्मेल्टिंग प्रोसेस जब निकाला जाता है उनको रिफाइन करके, तो सिल्वर जो है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। और विश्व में अधिकतर सिल्वर वैसे ही निकाला जाता है। सोना उल्टा है, सोने को खोद के निकाला जाता है, परंतु चांदी को खोदना जो है वो मॉनेटरीली उतना बेनिफिशियल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, पहली चीज ये हुई। तो हाँ, तो धरती के गर्भ में 7 गुना ज्यादा चांदी है सोने के मुकाबले। वैसे ही माइनिंग जो हर साल होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड की माइनिंग जो है वो 4,000 टन होती है, तो सिल्वर की जो माइनिंग है वो आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए, मतलब आप 12 से 15 टाइम्स गोल्ड से ज्यादा होती है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होती है। और सिल्वर जो है वो तो बहुत कम रेट में है गोल्ड के मुकाबले। तो ये दूसरी चीज हुई। तीसरी, जो मेरे प्यारे नए परख के दर्शकों हमेशा याद रखना, एक चीज होती है गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो। गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो। गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो का मतलब यह है कि 1 आउंस गोल्ड को खरीदने के लिए कितना आउंस सिल्वर लगता है। 1 आउंस में 28 ग्राम के आसपास में कुछ रहता है, एक ट्रॉय आउंस में 31 ग्राम के आसपास रहता है, और 1 आउंस में 28 ग्राम के आसपास रहता है। तो 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए कितना आउंस सिल्वर लग रहा है। जब 2025 की शुरुआत हुई थी तो ये 95 के आसपास रेशियो था, यानी 95 आउंस सिल्वर 1 आउंस गोल्ड को खरीद रहा था। मोटा मोटी ऐसा देखा जाता है कि जब भी 80 से रेशियो बढ़ जाता है तो वैसे कंडीशन में निवेशकों को सिल्वर खरीदना चाहिए। निवेशक जो है वो सिल्वर खरीदते हैं। और जब कभी भी ये 50 से नीचे चला जाता है तो निवेशक जो है वो गोल्ड खरीदना शुरू करते हैं और सिल्वर बेचना शुरू करते हैं। तो ये पेयरिंग ट्रेड इसको बोलते हैं। गोल्ड इज टू सिल्वर का जो रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब 2000 बढ़ रहे हैं, हाँ, यहाँ तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बढ़ रहे हैं। बता रहा हूं, दोनों के कारण बता रहा हूं। तो गोल्ड, तो जब 2025 की शुरुआत हुई थी, यानी 1 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो ये 95 था। तो लोगों को ये समझ में आया कि यार ये धरती के गर्भ में सिर्फ 7 गुना ज्यादा है गोल्ड के मुकाबले, माइनिंग करे तो सिर्फ 15 गुना ज्यादा सिल्वर निकाल सकते हैं। तो ये रेशियो 1/90 क्यों होना चाहिए? 1/7 हो, 1/15 हो, समझ में आता है, 1/90 क्यों? तो इसीलिए सिल्वर लोगों ने खरीदना शुरू किया। सिल्वर के अंदर में दूसरा रीजन ये था कि सिल्वर जो है, टॉम हॉक मिसाइल जो यूएसए बनाता है, कोई भी मिसाइल आप देख लीजिए, टॉम हॉक मिसाइल का मुझे पता है कि उसमें 150 केजी सिल्वर लगता है एक टॉम हॉक मिसाइल में। अच्छा। तो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के कोई भी प्रोडक्ट हो, सोलर पैनल हो, ईवी व्हीकल्स हो, हर जगह सिल्वर का यूज है। और ये सारी चीज हम देख रहे हैं कि ये सारे सेक्टर्स बूमिंग है, बूम कर रहे हैं, तो सिल्वर की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। तो पहला तो हुआ गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो। दूसरा हुआ जो मैंने आपको बताया कि जहां जहां सिल्वर का कंजम्पशन है वो सारी चीज बढ़ रही है। सिल्वर के साथ खासियत यह है
कि सिल्वर ना केवल एक प्रीशियस मेटल है बल्कि एक ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है, यानी इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, गोल्ड के वैसे नहीं एप्लीकेशन जो सिल्वर के हैं। तो ये भी एक रीजन रहा सिल्वर के बढ़ने का। अब आते हैं कि क्यों गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस दोनों ही बढ़ रहे हैं। देखिए, गोल्ड के प्राइसेस मेन बढ़ने का रीजन ये है, ये करेंसी डिबेसमेंट थ्योरी पे काम कर रहा है। अब आप लोग पूछोगे कि करेंसी डिबेसमेंट थ्योरी क्या होती है। देखिए, 1945 के बाद से, ब्रेटन वुड्स के बाद से डॉलर को जो है वो बेस करेंसी माना गया और वो गोल्ड से पेग था, यानी गोल्ड को इमिटेट कर रहा था डॉलर और डॉलर को इमिटेट कर रहे थे वर्ल्ड की सारी करेंसी, सारी पेग थी डॉलर के मुकाबले। अब 1971 में 15 अगस्त, इसलिए मेरे को डेट याद है कि 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1971 को रिचर्ड निक्सन जो उस टाइम में यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आह्वान किया कि ब्रेटन वुड्स के अंदर में जो समझौता हुआ था कि गोल्ड डॉलर से पेग रहेगा, उस समझौते से अमेरिका बाहर निकल रहा है और उन्होंने डॉलर को फ्लोटिंग करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद से यह देखा गया कि डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे गोल्ड के मुकाबले कम ही होती आई है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 1980 में गोल्ड का वैल्यू जो था वो $800 आउंस था। अब गोल्ड तो बढ़ता नहीं है प्राइस में, गोल्ड के मुकाबले डॉलर या रुपया कम मजबूत या कमजोर हो सकता है, पर गोल्ड तो गोल्ड है। गोल्ड ना तो डिविडेंड देता है, गोल्ड ना तो इंटरेस्ट रेट देता है, गोल्ड कुछ नहीं देता है, राइट। तो गोल्ड तो वो $800 से जो $4000, $4500 हो गया है आज की डेट में गोल्ड पर आउंस, इसका अर्थ ये हुआ कि डॉलर उतना वीक हुआ है, 5 टाइम्स वीक हो गया पिछले 35 साल में। ओके, तो डॉलर के वीक होने के कारण गोल्ड जो है वो इस साल ऊपर बढ़ रहा है, और चूंकि गोल्ड ऊपर बढ़ रहा है तो मैंने आपको बताया गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो जो था वो बहुत इम्बैलेंस में आ गया था, इसीलिए गोल्ड बहुत बढ़ गया था तो सिल्वर भी बढ़ना चालू हुआ, यानी बढ़ते हुए गोल्ड ने सिल्वर को भी ऊपर खींच लिया अपने साथ में। और अब ऐसा हो रहा है कि सिल्वर के जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है उसके कारण भी सिल्वर के प्राइस बढ़ रहे हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आपको बता दूं कि अक्टूबर 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने 3 मेटल्स को, ऐसे तो 11 मेटल्स को डाला है, परंतु 3 मेटल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉपर, सिल्वर और कुकिंग कोल, ये 3 चीजों को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल दिया। क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल, हर 3 साल में एक बार जो है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट बनाता है और उसके अंदर में वो मेटल्स या वो एलिमेंट्स डाले जाते हैं जो अमेरिका से बाहर एक्सपोर्ट नहीं होने देगा। तो अमेरिका ने ठान लिया है कि कॉपर और सिल्वर अमेरिका से बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो इसलिए भी सिल्वर के प्राइसेस जो है वो काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मोटा मोटी मैंने समझा दिया। और अगर आप लोग तीनों सवालों का बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया, अब मैं चाहता हूं विश्लेषण तो हो गया, अब थोड़ा संश्लेषण किया जाए, एनालिसिस हो चुका है, थोड़ा सिंथेसिस किया जाए, तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके संकेत क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संकेत तो बड़े बुरे हैं, क्योंकि हम भारतीय लोग जो हैं ये ऑब्सेस्ड है गोल्ड से। कोई शादी बिना गोल्ड के पूरी होती नहीं है। तो ये जो ऑब्सेशन है हमारा, ये कहा जाए कि एक तरीके से मानसिक विकार है कि हम सोने के प्रति जो है इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध रहते हैं। तो वो अगर उसके प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है या तो लोग गोल्ड खरीदेंगे नहीं, या लोग गोल्ड खरीदेंगे तो उनका जो हाउस होल्ड इनकम जो है या सेविंग जो है वो भारी मात्रा में जो है इस टाइप की चीजों में जाएगी। तो एक तरीके से ये नुकसानदायक है। भारत में जो सेविंग फायदा भी है इसका, ये भी कारण है जी, जो आम लोगों की सेविंग गिर रही है, नेशनल सेविंग भी भारत में गिर रही है, काफी गिर गई है भारत में नेशनल सेविंग, तो ये भी इसका एक कारण है एकदम। पर उसके नेशनल सेविंग गिरने के साथ ही जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा जो बहुत लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि इंडिया में गोल्ड लोन भारी मात्रा में बढ़ा है। गोल्ड लोन भारी मात्रा में बढ़ने का कारण ये है कि इंडिया में हर घर में गोल्ड है और गोल्ड लोन सबसे इजीली मिलता है। आप बैंक में लेके जाइए अपने गहने, तुरंत आपको वो लोग लोन दे देते हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कुछ नहीं, मेजरमेंट करेंगे, उनका एक आएगा विशेषज्ञ जो देखेगा कहीं नकली सोना तो नहीं है, कुछ नहीं है, 2 घंटे के अंदर में आपको गोल्ड लोन डिसबर्स हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि गोल्ड लोन क्यों बढ़ रहा है? गोल्ड लोन इसीलिए इंडिया में बढ़ रहा है क्योंकि भारत के जो
परिवार हैं, जो लोग हैं, इनकी आमदनी बढ़ नहीं रही है महंगाई के मुकाबले। अब उनको तो घर चलाना है, उनको बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, हॉस्पिटल में कोई बीमार हो जाए तो वो फीस देनी है, आलू टमाटर तेल सब महंगा हो रहा है, तो आप चलाओगे कैसे? तो आप सोना बेचने के लिए कोई भी आदमी बहुत झिझक करता है, क्योंकि वो घर का सोना रहता है, वो 10 बार सोचता है। परंतु लोन वो सोचता है कि चलो मैं इस घर में पड़ा हुआ है, तो घर में पड़े रहने के बदले मैं इसको बैंक में रख देता हूं, और 5 लाख या 4 लाख तक का कुछ फिगर है, इतना लोन आपको परमिसिबल है गोल्ड लोन के अंदर में एक आदमी को, तो उतना मैं लोन ले लेता हूं। तो ये जो बढ़ता हुआ गोल्ड लोन है, ये दिखा रहा है कि भारत के जितने भी हाउस होल्ड हैं, घर हैं, ये भयानक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। और मीडिया में इसी चीज की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। जो आप दरबारी अर्थशास्त्री बोल रहे हो, उसी तरीके से दरबारी पत्रकार भी हैं। ये दरबारी पत्रकार सिर्फ बड़ी बड़ी लिस्टेड टॉप कंपनीज के बारे में रिपोर्टिंग करते, परंतु ये कभी भी सवाल नहीं उठाते कि इंडिया के अंदर में क्यों गोल्ड लोन जो है इतनी तेजी से बढ़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, डिपॉजिट इज टू क्रेडिट रेशियो देखिए आप, भयानक तरीके से खराब हो रहा है। खराब होने का मतलब है कि डिपॉजिट कम हो रहा है बैंक में, ठीक है, और क्रेडिट लेने के लिए बहुत लोग तैयार है, पर कंपनीज तैयार नहीं है। कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज क्रेडिट नहीं ले रही। बड़ी बड़ी कंपनीज लोन कब लेती है? जब वो केपेक्स करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, नई फैक्ट्रीज लगाती है, नए कल कारखाने लगाती है, नए इक्विपमेंट्स खरीदती है, नए मशीन्स खरीदती है। बड़ी कंपनीज कर ही नहीं रही है केपेक्स, परंतु फिर ये लोन उठा कौन रहा है? लोन उठा रहा है आम मध्यम वर्ग का परिवार का व्यक्ति, जो घर खरीदने के लिए लोन ले रहा है, जो ऑटोमोबाइल खरीदने के लिए लोन ले रहा है, जो बच्चे के एजुकेशन के लिए लोन ले रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि 1.25 लाख करोड़ के लोन सिर्फ इंडियन हाउस होल्ड ने पिछले साल लिए थे, पिछले और पिछले के पिछले साल, सिर्फ बच्चों के एजुकेशन के लिए, जो फॉरेन भेजते हैं एजुकेशन के लिए। ये सिर्फ फॉरेन एजुकेशन के लिए है, बाहर जो विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक ड्रेन है इंडिया के हाउस होल्ड पे। भारत सरकार के नियम के हिसाब से $2.5 लाख कोई भी भारतीय आदमी एक साल में देश के बाहर भेज सकता है, $2.5 लाख। तो यदि 90 रुपए का $1 पकड़ूं तो $1 लाख होता है 90 लाख रुपए, और 2.5 लाख हुए यानी 2.25 करोड़ रुपए के आसपास में। तो 2.25 करोड़ रुपए आप देश के बाहर भेज सकते हो। तो उसी का फायदा इंडिया के लोग उठा रहे हैं। इंडिया के लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। इंडिया के लोग जो है विदेशी कंपनियों में लिस्टेड स्टॉक्स खरीद रहे हैं। जैसे मैं हूं, मेरा 80% निवेश जो है इंडिया के बाहर है। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करता, मैं इंडिया के बाहर के स्टॉक मार्केट में करता हूं। तो वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे भारत सरकार ने ये मौका दिया है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो इंडिया के बाहर निवेश भी कर सकता है। ये भी कारण है कि भारत के जो है वो रुपी पे, करेंसी पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि भारत के लोग जो है भारत से बाहर ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सारी गुत्थियों को खोल दिया, और मेरे ख्याल से आज मुझे भी काफी ज्ञान प्राप्त हुआ आपसे बातचीत करके, और नई परख के दर्शकों को भी। तो बहुत सारी बातें जो हम लोग सुनते रहते हैं, मन में सवाल उठता रहता है कि भाई इसका मतलब क्या है, और हम इसमें घुसें कि ना घुसें, हम जाएंगे तो क्या होगा, और पूरे देश की क्या हालत हो रही है। इन सब चीजों को जोड़ के जिस तरीके से आपने समझाया है, वो बहुत ही मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा क्लास लिया है हम लोगों का। उसके लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद। और हम लोग इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे और बार बार इसी तरह की चर्चाओं में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। थैंक यू सर, थैंक्स।